हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, जिसमें हम सबसे पहले बजट का क्या फॉर्मेट होता है इसके बारे में जानेंगे। देन इसके बाद जो स्क्रूटिनी होती है, मेनली स्क्रूटिनी ऑफ द बजट वो किस तरह से होता है, स्क्रूटिनी ऑफ द बजट किस तरह से किया जाता है, इसको जानेंगे हम। इसके बाद हम जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट मेकिंग, ओके, ये सभी चीज़ें बजट मेकिंग ये मेनली हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते। देखिए, जो बजट होता है, बजट की में सबसे जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज द बजटरी फॉर्मेशन। तो बजटरी फॉर्मेशन ये एक इनिशियल स्टेप होता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ द एस्टीमेट, मतलब बजट के एस्टीमेट के लिए बजटरी फॉर्मुलेशन ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इस ये किस लिए किया जाता है, मेनली इसमें ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुपिंग ऑफ दी गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट की अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से बजट को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि एक होता है जनरल और रेगुलेटरी सर्विस जैसे होती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर मेनली रेवेन्यू, डिफेंस, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये सभी चीज़ें आती है। तो हम सबसे पहले क्या करते, जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से बजटरी को क्लासीफाई करते, ओके, ग्रुपिंग करते मेनली। तो तीन तरीके से करते, जिसमें सबसे पहला है जनरल, जिसको रेगुलेटरी सर्विस बोलते हैं, जिसमें रेवेन्यू, डिफेंस, पुलिस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइप की एक्टिविटी आती है। इसके बाद आता है सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, जिसमें मेनली हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग इस टाइप से एक्टिविटी आती है। देन थर्ड इज द इकोनॉमिक सर्विस, जिसमें फॉरेन ट्रेड, देन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर ये सभी चीज़ें आती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टीमेट, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बजट का मतलब जो बजट को गवर्नमेंट की एक्टिविटी के हिसाब से क्लासीफाई करते, कैटेगराइज करते। तो ये मेनली हमने तीन ब्रॉड तरीके से हमने ग्रुपिंग किया है इसके अंदर। इसके बाद हम क्या करते, क्लासीफाई करने के बाद इसको फर्दर क्लासीफाई करते, जिसमें यूनिट के अंदर और सब यूनिट के अंदर हम क्या करते, क्लासीफाई करते। इसलिए करते ताकि हम क्या कर सके, इसका परफॉर्मेंस जो एक्टिविटीज़ है उसका परफॉर्मेंस हम देख देख सके। ठीक है, तो इस तरह से हम पहली स्टेप होती है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, ग्रुपिंग 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 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद देखिए, मेनली जो बजट आता है ना, ये आता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके ये फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आता है। ठीक है, और ये बजट जो है ये मेनली कौन लेके आता है, ये लेके आता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है। और ये आता है हर साल फरवरी का जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, फरवरी मंथ का हर साल जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन जो देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, सेंटर का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या करता है, पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में सुबह 11 बजे, 11 बजे जब सेशन शुरू होता है तब वो ये बजट लेके आ जाते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है मेनली ये शुरू होती है पिछले साल ही, मतलब जैसे अगर फरवरी में बजट आ रहा है तो उसके पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर में, तो क्या होता है, सबसे पहली जो स्टेप होती है बजट की, ये होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर इशू करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सितंबर से अक्टूबर मंथ में एक एक सर्कुलर इशू करता है और सभी मिनिस्ट्री को वो सर्कुलर पास करता है और उनमें बोलता है कि आप जो है अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपेंस है उसको एस्टिमेट करके हमें बताइए। तो बाकी फिर क्या होता है, फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में सभी मिनिस्ट्री को सर्कुलर चला गया। विद इन सितंबर से अक्टूबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी मिनिस्ट्री को और डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर भेज दिया कि आप अपना एस्टिमेट बताइए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद जो सभी मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, नवंबर से दिसंबर के बीच में, नवंबर टू दिसंबर के बीच में उनको वापस जो भी अपना एस्टिमेट है वो उनको बता देती है। और फिर नवंबर से दिसंबर में जैसे आ जाता है इनके पास, तो इसी समय मेनली स्क्रूटिनाइज किया जाता है, मतलब जो मिनिस्ट्री होती है वो स्क्रूटिनाइज करती है और लास्ट में क्या करती है, मतलब जो भी जैसे मिनिस्ट्री, सारी मिनिस्ट्री ने अपना एक्सपेंडिचर जो भी एस्टिमेट करके बता दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, फिर नवंबर से दिसंबर में उसको अच्छे से चेक किया जाता है। और फिर जो थर्ड वीक होता है, थर्ड वीक थर्ड थर्ड वीक ऑफ दी जनवरी,
जनवरी का जो थर्ड वीक होता है उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वो क्या करता है, एक कंसोलिडेटेड फंड मतलब कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको मेनली एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहा गया है। तो क्या होता है, जो थर्ड वीक ऑफ जनवरी होता है उस दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाता है, जितने भी मिनिस्ट्री ने जो अपना एस्टिमेट दिया है उसको एक कंसोलिडेटेड मैनर में एक स्टेटमेंट बनाता है कि हमारे देश में इतना रिवेन्यू आया है और इतना एक्सपेंड होगा, इस टाइप से एक टोटल उसका स्टेटमेंट बनाता है जिसको मेनली कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कन्वेंशन के हिसाब से बजट भी कहा जाता है। ठीक है, कन्वेंशनली हम उसको बजट कहते हैं इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देखिए इसके फॉर्मेट की बात करते हैं अभी, इसमें मेनली क्या क्या होता है, ये जो पूरा बजट बनता है इसके अंदर देखिए पहली चीज एक्चुअल फिगर होती है, जो भी प्रीवियस 3 ईयर का जो भी फाइनेंस जो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर था उनका एक्चुअल फिगर होता है उसमें। देन सेकंड वन इज द सैंक्शन बजट एस्टीमेट, कितना सैंक्शन हुआ था बजट एस्टीमेट करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी लिखा होता है। देन रिवाइज एस्टीमेट होता है करंट फाइनेंशियल ईयर का। देन फोर्थ प्रोपोजल एस्टीमेट होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल का कि कितना हमें चाहिए, ये भी इसके अंदर मेनली इसी के लिए ये बजट होता है विद द एक्सप्लेनेटरी नोट फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज एस्टीमेट। देन फिफ्थ वन इज द एक्चुअल ऑफ द करंट फाइनेंशियल अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एस्टीमेट एंड एक्चुअल करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये सभी हम बजट के अंदर मतलब एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाते हैं ये पांचों चीजें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या होता है मेनली ये जो बजट होता है इसमें क्या होता है मेनली, ये जो बजट है ये जो है ये 4 चीज़ों के बेस पे इसको एस्टिमेट किया जाता है। 4 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेस पे ये जो एनुअल बजट है उसको एस्टिमेट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर में हम जो भी रिवाइज एस्टिमेट है वो इसमें इसके अंदर लिखा जाता है रिवाइज एस्टिमेट। देन 12 मंथ एक्चुअल ऑफ द लास्ट एंड प्रीवियस ईयर, जो भी हमारा एस्टिमेट रहा है उसको। देन रिकॉग्नाइजेबल रेगुलरिटी इन द, जो भी रिकॉग्नाइजेबल रेगुलरिटीज हुई है, कुछ टर्बुलेंस हुआ है या कुछ मतलब ऐसे जो जो रेगुलेटरी हुई है, ठीक है, उस जो पास्ट ईयर्स के फिगर्स में जो भी कुछ कम ज़्यादा हुआ है मेनली उसको इसमें डाला जाता है और उसके बेस पे एस्टिमेट किया जाता है। देन एनी स्पेशल सर्कमस्टेंस कॉजिंग वेरिएशंस, तो उसके बाद कोई ऐसी सर्कमस्टेंस जो कि वेरिएशन लेके आई थी तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है, रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है करंट ईयर का। और ये उसके बाद 12 मंथ का एक्चुअल ऑफ द मतलब 12 मंथ का एस्टिमेट लिया जाता है जो भी लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस लास्ट ईयर दो दो साल का। देन रिकॉग्नाइजेबल रेगुलेटरी जो पास्ट में हुई है और जो कोई स्पेशल सर्कमटेंसेस होगी जो कि मेनली इसमें कुछ वेरिएशन ले आ सकती है, ये मेनली चीज़ें देखी जाती है बजट का एस्टिमेट करते समय। तो उसके बाद क्या होता है एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक रिसिप्ट बनाया जाता है जिसको पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये मेनली मतलब जो पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है ये मेनली 3 अकाउंट से इसको मतलब एक 3 अकाउंट से इससे डील किया जाता है मेनली, जिसमें है सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि एक मेन अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें से पैसे निकालने के लिए मेन मतलब जो भी देखिए अभी हम तीनों अकाउंट को समझते हैं। सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये मेन अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें जो पैसा है मेनली टैक्स से या जो भी मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाता है उससे पैसा आता है, या कोई भी जैसे लोन लेता है तो उससे पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। ये है मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसके लिए जो है पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है और मेनली जो बजट से जो पैसा जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है। देन आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या होता है मेनली जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि जिसको मतलब गवर्नमेंट को तुरंत पैसा चाहिए होता है, ऐसी किसी काम के लिए जिसके लिए गवर्नमेंट को इमीडिएट नेचर में पैसा चाहिए होता है, तो उस समय क्या करता है गवर्नमेंट उसमें से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालता है। फिर उसके बाद क्या है पैसे यूज़ कर लेता है, देन उसके बाद उसमें फिर दोबारा पैसे डालने के लिए
फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब एक्चुअली जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है इसमें जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आता है। तो इसीलिए जब इसमें फिर दोबारा पैसे डालना हो तब क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा डालना हो तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो पैसा आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तो इसीलिए इसीलिए फिर दोबारा इसमें जैसे पैसे खर्च कर लिया, अभी दोबारा इसमें भरने के लिए फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं इसमें पैसे भरने के लिए, तो इसीलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? पब्लिक अकाउंट जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या जो जैसे कोई बैंक का हो गया, जो भी पैसा होता है, जैसे गवर्नमेंट के कर्मचारी का न्यू पेंशन स्कीम में पैसा कटता है, या कोई भी ऐसी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उसमें से पैसा कट जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, जिसको लास्ट में देना होता है उनको। तो इस टाइप से मतलब जो भी पब्लिक मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हो जो कि गवर्नमेंट के पास रखा हो पैसा, वो किस में आता है? पब्लिक अकाउंट में रहता है पैसा। और इसके लिए पार्लियामेंट की मतलब लेजिस्लेचर का अप्रूवल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास रखा गया है। ये बैंक का भी पैसा हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि ये इसका यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से निकलेगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। देखिए, रेवेन्यू रिसीव्ड ओके बाय द गवर्नमेंट, ये मेनली जो रिवेन्यू रिसीव करता है लोन के माध्यम से हो सकता है, या कोई टैक्स के माध्यम से हो सकता है, रिकवरी ऑफ लोन से हो सकता है। ये जो भी रेवेन्यू रिसीव करता है गवर्नमेंट, ये मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वो पैसा जाता है। और उसके बाद क्या करता है गवर्नमेंट, ये जो पैसा आता है उसको एक्सपेंडिचर में वो खर्च कर देता है। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। और यहाँ से कोई भी जो पैसा निकलेगा उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन आता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड मेनली एग्जीक्यूटिव इस पैसे को खर्च करता है। तो इसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं है। लेकिन फिर दोबारा अगर, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आता है वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, तो इसीलिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए इसमें फिर दोबारा पैसे भरने के लिए। और क्या बोलता है इसमें? कॉर्पस ऑफ द फंड ऑथराइज बाय द पार्लियामेंट एट प्रेजेंट। इसमें जो पैसा होता है एट प्रेजेंट कितना है? 500 करोड़ है। ये हो गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देन पब्लिक अकाउंट में क्या हो, कौन सा पैसा आता है? मेनली इसमें जो भी प्रोविजनल फंड होता है या जो भी स्मॉल सेविंग्स कलेक्शंस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो भी डिपॉजिट होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? मेनली ये आता है प्रोविजनल फंड में। ये प्रोविजनल फंड में जाता है पैसा। तो हमने तीनों अकाउंट समझे, एक हो गया कंटीजेंसी फंड, देन हो गया कंटीजेंसी हो गया, देन दूसरा हो गया कंसोलिडेटेड फंड, देन तीसरा है प्रोविजनल फंड। तो अभी देखिए, अभी क्या होता है गवर्नमेंट को किसी किसी इसमें मतलब तुरंत पैसा चाहिए होता है, मतलब उसको एक सेपरेट एक स्पेसिफिक काम के लिए कुछ पैसा रखना होता है। तो अभी देखिए, पब्लिक अकाउंट में तो हमने जाना है कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है वो कौन सा होता है? जो प्रोविजनल फंड हो गया, या जैसे कोई इंश्योरेंस का पैसा हो गया, या जो जैसे न्यू पेंशन स्कीम आती है पेंशन का पैसा हो गया, गवर्नमेंट जो 10% रखता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। तो इस टाइप से वो पैसा किसमें? पब्लिक अकाउंट में रखते हैं। गवर्नमेंट भी रखता है इसमें पैसा, जैसे किसी रोड डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए गवर्नमेंट भी इसमें पैसा रखता है। और ये पैसा कहाँ से निकालता है? इसमें कहाँ से पैसा डालता है गवर्नमेंट? इसमें डालता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से डालता है। तो इसीलिए अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर हम कोई भी पैसा निकालेंगे तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल कंपलसरी है। देन अभी देखिए, जो बजट होता है ना मेनली गवर्नमेंट का, इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो रिवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आई है, रिवेन्यू कितना आई है, जो कि टैक्स के माध्यम से भी हो सकता है, या गवर्नमेंट कोई लोन ले ले, ठीक है, कोई लोन्स ले ले किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो नेशनल की हो सकती है या इंटरनेशनल हो सकती है, तो वो रिवेन्यू बजट के अंदर आता है। और जो कैपिटल में क्या आता है? जो एक्सपेंस करता है गवर्नमेंट, जो एग्जीक्यूटिव जो एक्सपेंस करता है, खर्च करता है, दैट इज कैपिटल बजट। तो जो गवर्नमेंट का बजट होता है ना, इसमें दोनों चीजें वो बताता है, कितना रेवेन्यू आया है और कितना हम एक्सपेंस करेंगे, कितना हम खर्च करेंगे।
ये मेनली अपने गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसके अंदर ये होता है। अब देखिए बजट की स्क्रूटिनी कैसे होती है मेनली। अभी हमने ये जाना कि बजट क्या होता है, एग्जैक्टली बजट क्या होता है, और बजट में बजट के लिए कहाँ कहाँ से पैसा किस टाइप से यूज किया जाता है। हमने मेनली हमने तीन गवर्नमेंट के जो अकाउंट है उसके बारे में जाना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी एंड पब्लिक अकाउंट। ठीक है, इनको वन बाय वन हम समझे। और उसके बाद हमने जो बजट बनता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, ये हमने पांचों चीज़ें जाना है। ठीक है, और ये बजट का जो भी मेनली स्टेप है, मतलब कि सितंबर में आता है मेनली उनको। सितंबर में क्या है, सारी मिनिस्ट्री को एक सर्कुलर पास होता है, अक्टूबर में फिर बजट प्रिपेयर होता है, और थर्ड वीक में एक फाइनल स्टेटमेंट बनाता है कौन, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। फिर जो ये जो फर्स्ट वीक होता है फरवरी का, जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब होता है, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट को पढ़ता है और उसको बजट को पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो इस तरह से हमने बजट की प्रोसेस जाना। अभी हम देखेंगे बजट की स्क्रूटिनी कैसे होती है। जब बजट जब बजट जो है जब बनता है, उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी कैसे होती है, कौन कौन स्क्रूटिनाइज करता है बजट को, कौन कौन चेक करता है उसको, कौन कौन फिल्टर करता है। तो मेनली दो लेवल पे बजट को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, दूसरा है लेजिस्लेटिव लेवल पे। देखिए फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, सेकंड इज द लेजिस्लेटिव लेवल पे बजट को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्क्रूटिनी होती है मेनली, ये कौन करता है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो बड़े बड़े हाई लेवल पे जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनको करता है। क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करता है, जब सर्कुलर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो फिर सभी अपने अंदर जितने भी सेक्शंस होते हैं, या जो भी उनके नीचे जो भी स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट होते हैं, उन सभी से अपना एस्टीमेट मांगता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। फिर उसको क्या करता है, स्क्रूटिनाइज करता है और कंबाइन अपना जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देता है। एक मिनिस्ट्री अपने मिनिस्ट्री से, मतलब अपने मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनमें से उनको क्या करता है, एक सर्कुलर पास करके उनसे भी मांग लेता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगता है अदर मिनिस्ट्री से, वैसे मिनिस्ट्री भी विद इन मिनिस्ट्री वो भी एक सर्कुलर के द्वारा अपना एस्टीमेट मांग लेता है सभी से। फिर वो क्या करता है, वो स्क्रूटिनाइज करता है, फिर उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री को देता है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, उसको फिर स्क्रूटिनाइज करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे, अभी पार्लियामेंट पे बात नहीं गई है, अभी पार्लियामेंट पे बजट जाने का ही है, उसके पहले ही हम अभी स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं बजट को। तो फिर ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो गया स्क्रूटिनाइज, मतलब इसमें जो भी डिपार्टमेंट होते, तो वो जो हेड लेवल, मतलब बड़े लेवल पे जो डिपार्टमेंट के जो बड़े लेवल होते हैं वहाँ पे भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है। क्योंकि वो अपने विद इन डिपार्टमेंट वो भी क्या मांगते हैं, इस्टीमेट मांगते हैं। फिर ये इस्टीमेट किया दिया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया जाता है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर उसको स्क्रूटिनाइज करती है। फिर स्क्रूटिनाइज करने के बाद एक चीज इसमें ये एक और, अगर कोई इस बजट में जो इस्टीमेट दिया जा रहा है उसमें कोई अगर कंस्ट्रक्शन काम के लिए कोई अगर इस्टीमेट दिया है, तो उसके लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का अप्रूवल जरूरी है, टेक्निकल अप्रूवल जरूरी है। देन ओनली वो इस्टीमेट माना जाएगा, उस बजट के अंदर उसको देखा जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जैसे आ जाता है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है उसको बहुत बारीकी से स्क्रूटिनाइज करता है उस बजट को, जैसे डिपार्टमेंट से आता है। तो इसके बाद क्या होता है, वो लेजिस्लेचर के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है बजट को। फिर अभी बात आती है लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी की। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटिनी हो गई, जिसमें डिपार्टमेंट करते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। अभी आ गई लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी में मेनली कौन स्क्रूटिनाइज करता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट को पढ़ लेता है, उसके बाद वो सभी जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, उनको सबको बजट दिया जाता है। फिर वो सभी उसको पढ़ते हैं। फिर उसमें क्या है, एक तो वो मेंबर्स उसको पढ़ते हैं पूरा। उसके बाद क्या होता है, डिबेट होती है। उसके पहले क्या होता है, जो बजट होता है ना, उसको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है। ओके, दो टाइप की कमेटी होती है मेनली पार्लियामेंट के अंदर, एक स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी होती है, और एडॉक टेम्पोररी कमेटी होती है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है वो। फिर उसके बाद वो पर्पज पूरा होने के बाद उसको उसको अबैंडन किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे बजट आ गया पार्लियामेंट के सामने, फिर उस बजट को कहाँ दिया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया जाता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी उसको पूरा स्क्रूटिनाइज करती है, पूरा डिटेल में उसको स्क्रूटिनाइज करती है। स्क्रूटिनाइज करने के बाद फिर वो क्या होता है, उसकी एक रिपोर्ट बनाती है स्टैंडिंग कमेटी। एक रिपोर्ट बनाने के बाद
वो क्या करते हैं, उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। फिर पार्लियामेंट उसके सामने पार्लियामेंट फिर उस बजट के ऊपर डिबेट्स करता है बहुत सारा, कि इसमें ये होना चाहिए, जो भी है वो डिबेट चलता है, डिबेट 2 मंथ तक लगभग चलता है। इसके बाद फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है। तो इस तरह से बजट को स्क्रूटिनाइज किया जाता है 2 लेवल पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव लेवल पे। अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ बजट मेकिंग, मतलब बजट बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। तो बजट, अच्छा बजट बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान रखना है, क्या क्या कौन सी चीज़ों को हमें इंपॉर्टेंस देना है, मेनली यहाँ पे कहा गया है। देखिए, बजट मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो इस्टीमेट है वो इस्टीमेट किस चीज़ का, एक्सपेंडिचर का, और जो इनकम है मेनली, जो इस्टीमेट किया जाएगा एक्सपेंडिचर का, वो जो हमारी इस्टीमेट इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको डेफिसिट बजट कहा जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स है कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब आपका जो भी रिवेन्यू, जो भी इनकम है वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसको डेफिसिट बजट बोला जाएगा। फिर क्या करेगा, गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाएगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इस टाइप से। फिर क्या बोलता है, बजट जो है वो कैश बेसिस पे होना चाहिए। कैश बेसिस से मतलब ये है कि एग्जैक्ट होना चाहिए, जो कि मेनली इंडियन, ब्रिटेन और यूएसए, मतलब जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसको जो जो हम बजट के अंदर जो उनको मेंशन करेंगे, दैट शुड बी द एग्जैक्ट डेट। ओके, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कोई एक्स है जो एक 26 मार्च को जो है कोई कोई चीज़ बेच देता है, किसको, वाई को बेच देता है। फिर वाई क्या बोलता है कि मैं 26 मार्च को ही पैसे नहीं दूंगा, मैं मतलब जिस समय वो सामान लेता है वो बोलता है मैं 26 अप्रैल को दूंगा, मतलब 1 महीने के बाद दूंगा, पेमेंट मैं 1 महीने के बाद करूंगा। तो जब जब कैश बेसिस में क्या होता है, मेनली कैश बेसिस में जो रिकॉर्ड चलाया जाता है, मतलब बजट में जो रिकॉर्ड किया जाता है मेनली, जो कौन सी डेट किया जाता है, अभी देखिए ये पैसा अभी दिया नहीं है, वो देगा 26 अप्रैल को। तो जो 26 अप्रैल है डेट, उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि 26 मार्च को, जिस समय पैसा अभी आया नहीं है। बस बताया गया है कि 26 अप्रैल को मिलेगा। तो रिकॉर्ड में हम कब चढ़ाएंगे हमारे, मतलब ये पैसा जब उसको रिकॉर्ड में जब चढ़ाएंगे तो हम चढ़ाएंगे 26 अप्रैल को ही चढ़ाएंगे जब ये पैसा हमें एक्चुअल में मिल जाएगा उस दिन। तो क्या बोलता है इसमें, जो एस्टिमेट करेंगे ना हम बजट का, वो कैश बेसिस पे होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए कि हमारे पास अगर पैसा आया है देन ओनली वी विल ऐड दैट एस्टिमेट इनटू द बजट, दैट्स इट। तो ये कहाँ कहाँ होता है, इंडिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, यूएसए के अंदर ये मेनली फॉलो किया जाता है। देन जो बजट है ना, बजट वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर और इनकम इनकम ऑन दी वन हैंड, मतलब ये है कि जो रिवेन्यू बजट है और जो कैपिटल बजट है ये बैलेंस होना चाहिए मेनली। जो रिवेन्यू आया है सरकार को, जो टैक्स के माध्यम से जो पैसा आया है, और जो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको एक्सपेंस करे, उसको खर्च करेगी, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये बोलने चाह रहे कैपिटल बजट जो होगा, रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रेवेन्यू कम है और पैसा ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार। देन फोर्थ वन इज द बजट शुड बी ग्रॉस नॉट अ नेट, मतलब ग्रॉस पे होना चाहिए, टोटल कंप्लीट। जिससे क्या हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी कि इतना हमारे पास पैसा आया है कंप्लीट, या इतना अभी आने का है, जो भी है वो तो ग्रॉस होना चाहिए, नेट पे नहीं होना चाहिए। मतलब जो जो भी गवर्नमेंट का जो भी बजट होगा वो क्लियर होना चाहिए, क्लियर फिगर पे होना चाहिए, फुल टोटल उसमें बजट में कंप्लीट चीज़ें दिखनी चाहिए, बजट में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, टू द फैक्ट होनी चाहिए। देन बजट एस्टिमेट शुड बी एग्जैक्ट एट पॉसिबल, सेम वे ग्रॉस, ओके, टोटल कितना रेवेन्यू आया है, कितना गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट को कितना देगी, कितना एक्सपेंस होगा, ये रेवेन्यू कहाँ से आया है, लोन से है तो उसका फिर उसका लोन कितना, उसका जो लोन है वो कितना देगी, ये सभी टोटल ग्रॉस, कितना ग्रॉस अगर लोन से भी आया है या टैक्स से भी आया है, जो भी है वो ग्रॉस पे ही उसका बजट बनेगा, कंप्लीट बजट जो बनेगा वो ग्रॉस पे बनेगा। देन बजट एस्टिमेट शुड भी एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसमें एग्जैक्ट में क्या मतलब, कि जो ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए बजट में। ओवर एस्टिमेट का मतलब ऐसे नहीं कि जो बजट अभी कुछ कुछ रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया है, अभी एक्स रिवेन्यू आया है, और सरकार बोलते कि नेक्स्ट मंथ या उसके कुछ महीनों के बाद मुझे एक्स प्लस वाई चीज़ें मिल जाएगी, तो मैं इसीलिए उस समय
एक्स प्लस जो भी अमाउंट होगा एक्स प्लस वाई उतना अमाउंट मैं खर्च करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी है उस समय एट प्रेजेंट कितना गवर्नमेंट के पास पैसा है उसके बेस पे ही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है, अगर रेवेन्यू नहीं आया सपोज और गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, फिर इकोनॉमिक में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इकोनॉमी मेनली टर्बुलेंस पे चली जाएगी। देन फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन यूज बजट, बजट शुड बी बजट हेड, यस। देखिए क्या मैं, मतलब जो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे बजट का, जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे वो बजट हेड के हिसाब से करेंगे। मतलब ये कि मान लीजिए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई कोई हेड है, किसी चीज़ के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए इतना पैसे, तो उसी उसके जो क्लासिफिकेशन करेंगे बजट का, तो जितना अमाउंट इसको देना चाहिए उतना ही यूज़ होना चाहिए। अगर ये एक हेड पे अगर मान लीजिए कुछ पैसा बचा है, मतलब अगर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि सेम होना चाहिए, जो भी है बजट हेड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द अकाउंट। तो उस, तो मेनली ये बोलना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए। द फॉर्मर क्लासिफिकेशन यूज इन द बजट शुड बी करेक्ट, ओके, करस्पॉन्ड टू द अकाउंट। जिस अकाउंट के लिए जितना पैसा दिया जा रहा है पर्टिकुलर हेड पे उतना ही पैसा होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए मेनली। उसके बाद क्या बोलता है, रूल रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स से क्या मेनली है कि जो भी पैसा गवर्नमेंट ने अगर पिछले साल मान लीजिए 200 करोड़ रुपए दिया है, उसमें से कोई 100 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए किसी भी चीज़ पे, तो जो बाकी के जो 100 करोड़ रुपए बचेंगे वो उसको कैरी फॉरवर्ड, उसको क्या करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इस तरीके से। तो ये बोलता है रूल ऑफ लैप्स, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा अनस्पेंड रहेगा, अनस्पेंड पैसा। तो ये फीचर्स है मेनली, दिस ऑल आर द फीचर्स मेनली यूज वाइल मेकिंग द बजट, ओके। दिस मेनली प्रिंसिपल्स, दिस आर द प्रिंसिपल्स यूज फॉर मेकिंग द बजट। बजट बनाने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बैलेंस होना चाहिए, कैश बेसिस पे होना चाहिए। उसके बाद जो भी रेवेन्यू और जो कैपिटल है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल, उसको बैलेंस करना चाहिए। बजट को ग्रॉस पे बना चाहिए, ना कि नेट पे, जो भी ग्रॉस इनकम है। देन बजट एस्टीमेट शुड बी एग्जैक्ट एट पॉसिबल होनी चाहिए। फिर जो भी पैसा दिया जाएगा पर हेड और उसके अकाउंट, मतलब एज पर द अकाउंट होना चाहिए। बजट शुड बी ऑफ अकाउंट, सेम अकाउंट का होना चाहिए, सेम, मतलब अगर बजट किसी हेड के लिए दिया है, किसी अगर कोई पैसा किसी हेड के लिए दिया है तो सेम अकाउंट पे ही होना चाहिए वो। देन रूल ऑफ लैप्स कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस तरीके से हमने एक प्रिंसिपल जाना बजट बनाने के लिए। तो हमने इस कंप्लीट वीडियो में क्या क्या देखा, एक तो सबसे पहले हमने जो है बजट के जो भी फॉर्मेट है उसको जाना, किस तरह से फिर बजट मेनली, बजट में क्या क्या ऐड किया जाता है। देन स्क्रूटिनी, बजट की स्क्रूटिनी किस तरह से होती है। फिर हमने बजट के प्रिंसिपल जाना और हमने ये कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, ओके, किस तरह से बजट प्रिपेयर किया जाता है, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में इस बजट के बारे में, जो इंडियन बजट है उसके बारे में जाना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनैक्टमेंट ऑफ बजट प्रोपोजल्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।